सभी श्रमिकों का कम से कम 18,000 रुपए मासिक वेतन निर्धारित किया जाए। असंगठित क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए पेंशन कम से कम 3,000 रुपए हो। रेलवे और डिफेंस क्षेत्र में विदेशी निवेश में ढील देने के सरकार के फैसले का विरोध। बेहतर वेतन के साथ सरकार की नई श्रमिक और निवेश नीतियों में बदलाव हो। श्रमिक संगठन कर्मचारियों की संख्या कम करने, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का विरोध। ये है वो चुनिंदा मांगे जिन्हें लेकर शुक्रवार को पूरा भारत बंद रहा। क्या बैंकिंग, क्या टेलीकॉम, क्या ट्रांसपोर्ट और क्या इंश्योरेंस। करीब 10 जरूरी सेवाओं पर इस महा हड़ताल का महाअसर देखने को मिला और एक दिन के लिए थम गया सारा देश। इस हड़ताल की व्यापकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए करीब 18 करोड़ कर्मचारी सड़क पर उतर आए और बुलंद किया अपनी मांगों को। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हड़ताल के माध्यम से सड़कों पर हैं। पिछले 7 साल से हिंदुस्तान का मजदूर केंद्र सरकार को आगाह कर रहा है अपनी मांगों के बारे में, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गत 7 वर्षों में किसी भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी। जितनी व्यापक ये हड़ताल रही, उतना ही बड़ा असर भी देखने को मिला। ऐसा असर जिसके चलते पूरा देश एक बार के लिए थमा हुआ नजर आया। जाहिर है जब इतना बड़ा एक्शन सामने आ रहा हो तो रिएक्शन भी जरूरी है, और वो आया भी। सूबे के वित्त मंत्री आगे आए और बोले केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है कर्मचारियों के लिए, और जो हड़ताल कर रहे हैं वो तो वामपंथी हैं, करने दो हड़ताल। एक पैकेज, अच्छा पैकेज भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था, और उसको देखते हुए कुछ लोग जो हैं उन्होंने बताया कि ये ठीक है, और उन्होंने हड़ताल से अपना हाथ वापस ले लिया। परंतु कुछ लोग हैं ऐसी विचारधारा के जिनको तो करना ही है, क्योंकि उनको करना है। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग तो कर रहे हैं। सिर्फ कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच की ही लड़ाई नहीं है ये, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष को हम कैसे भुला सकते हैं। ऐसा हुआ भी नहीं। मामले में कांग्रेस ने हस्तक्षेप करते हुए कर्मचारियों को अपना हथियार बना लिया और साध लिया निशाना सरकार पर। और क्योंकि केंद्र में सरकार प्रजातांत्रिक सरकार नाम है, लेकिन हकीकत में ये सरकार अडानी और अंबानी लोगों की सरकार है। उससे दुखी होकर सारे देश के मजदूरों के द्वारा प्रताड़ित होकर आज जो हड़ताल की गई है, उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से की मांगें जायज़ हैं, और बहुत सी मांगें ऐसी हैं जो कि सरकार को मानना चाहिए। हरदर्मिता है, सम कानूनों का उल्लंघन करने की बात है, उनको पूरी मजदूरी न देने की बात है। बहुत सी बातें हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं मानी गई हैं। जो हड़ताल की गई है मैं समझता हूँ उचित है, और हम उसका समर्थन। देश भर में लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। अपनी मांग पर अड़े ट्रेड यूनियंस ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और देखते ही देखते इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी रंग भी ले लिया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि देश के पटल पर महा हड़ताल, इस पर सरकार का रुख और मामले को लेकर विपक्ष के तेवर आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाते हैं। IND 24 के लिए भोपाल से शिखिल व्यवहार की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बना पाने में कामयाब होंगे ट्रेड यूनियन? कहीं सरकार पर बेजा दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कर्मचारी? क्या सरकार का इस हड़ताल को राजनीतिक विरोध के तौर पर लेना ठीक है? क्या ट्रेड यूनियन की हड़ताल का मसला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है? 12 महीने का मनहूस मंजर, गरीबी के ये साथी, ये कंकड़, ये पत्थर। GDP लगातार चढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो आम आदमी की जिंदगी को, जीवन यापन को चलाने वाली वास्तविक चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की, ज़रूरतें पूरे करने वाली चीज़ों की उपयोगिता नहीं बढ़ रही है। उनको उस स्तर तक, उनके जीवन स्तर को सुधारने वाली कवायदें नहीं बढ़ रही हैं, बाकी सब बढ़ रही हैं। इसके लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे हैं। करीब 18 करोड़ लोग आज पूरे देश भर में
हड़ताल के लिए उतरे और ये हड़ताल व्यापक थी। सरकार कह रही है कि ये कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा वाले लोगों की कवायद है, ये सरकार के कोई खिलाफ कवायद नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास बोंदरिया जी, कांग्रेस के विचार विभाग प्रमुख श्री भूपेंद्र गुप्ता साहब, हमारे साथ बीके शर्मा जी नेता ट्रेड यूनियन से हैं हमारे साथ, और हमारे समूह के प्रबंध संपादक राघवेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपसे समझ लेता हूं, देश में सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन 18 करोड़ लोग साथ नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया बात की, 18 करोड़ लोग हड़ताल पे, वास्तव में 18 करोड़ भी नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 18 करोड़ को, कोई दिक्कत नहीं, 18 करोड़ को रिप्रेजेंट करती हैं ये यूनियंस, मान लेते हैं 1 मिनट को। नवीन जी, एक बात पे गौर करिए, देश की आबादी है 125 करोड़, 18 करोड़ वो हड़ताल पे हैं, जो बाकी बचते हैं 125 में से 18 छोड़ के लगभग 105 करोड़ 107 करोड़, वो उन 18 करोड़ में शामिल हरदम होने को तैयार रहते हैं। सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर की नौकरी, रेलवे की नौकरी, कोयलरीज की नौकरी, मतलब अब देखिए कि 107-8 करोड़ की जनता जो हमेशा 18 करोड़ में जाने को, शुमार होने को तत्काल तैयार बैठी है, वो 18 करोड़ हड़ताल कर रहे हैं और 7 करोड़ ठीक है। देखिए, ये 18 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वाली ये विशेष राजनीतिक दलों की पिछलग्गू यूनियनों का ये षड्यंत्र है। मोदी सरकार तो बहुत विकास के काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा, अनस्किल्ड लेबर 246 रुपए मिनिमम वेज होता था, सीधे बढ़ा के 350 रुपए कर दिया। सोशल गारंटी जो 300-400 रुपए हुआ करती थी, उसे बढ़ा के 1000 रुपए किया जा रहा है। देखिए, मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए काम करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम कि 18 करोड़ जो कि अंतिम पायदान से बहुत आगे हैं, इतने क्यों व्याकुल हो रहे हैं। ठीक, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, कांग्रेस का नजरिया ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, ये भारत में अभी जो सीन चल रहा है, एक तो सीन ये चल रहा है कि पूरी सरकार इस होलोलाट में लगी हुई है कि किसी तरह से उनको जो है हर चीज़ का श्रेय मिल जाए बिना बातचीत के। किस तरीके से वो जो है श्रमिक आंदोलन को कुचल रहे हैं, किस तरह से श्रमिक कानूनों में बदलाव कर रहे हैं और इनका क्या असर हो रहा है, इसकी इन्हें कोई समझ नहीं है। ये बातचीत क्या कर रहे हैं कि किसी आदमी ने हड़ताल की है तो वो मेरा दुश्मन है। देश के अंदर जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें डायलॉग करना पड़ता है, उन्हें दूसरे की बात समझनी होती है, उन्हें दूसरों के जो है दुख दर्द के साथ जो है बैठ के उसमें से बातचीत निकालनी पड़ती है। ये सरकार तो पहले ही कह रही है कि हमारे दुश्मन लोग हैं, तो कम्युनिस्ट हैं, इनको भगाओ। इस सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति सरकार में बैठता है तो वो कैसे जनता का पक्षधर हो सकता है, ये बात समझ से परे है। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस 18 करोड़ की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मुझे हैरानी होती है कि इन्हें कुल वोट मिले 18 करोड़, 12 करोड़ वोट मिले हैं कांग्रेस को, और ये 18 करोड़ के इस तरह हंसी उड़ा रहे हैं जैसे कि 18 करोड़ जो है धनिया मिर्ची हो। तो ये जो वॉइस का रिप्रेजेंटेशन है, ये आवाज की जो कीमत है, उसको अगर इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। एक वित्त मंत्री इस तरह का आदमी कह रहा है कि अरे ये तो कम्युनिस्ट हैं, ये मतलब बड़ी हैरानी और शर्म की बात है। मैं आपसे ये कहूं कि आज जो है इनके श्रमिक कानून आने के बाद राजस्थान में तो जरा ये बता दें भाई साहब, बाजू में बैठे हैं, कि वहां पर कितने उद्योग बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के उद्योगों का क्या हालत है, कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हो गई हैं जब से 300 एम्प्लॉइज का कानून बनाया इस सरकार ने। आज ये पहली सरकार है जिसको शर्म नहीं है इस देश में, जिसने बच्चों को जो है फिर से मजदूर बना दिया है, और इस आड़ में कि साहब जो है अपने पिताजी की मदद कर रहा है तो वो मजदूरी कर सकता है। ये किस तरह के कानूनों को आप खड़ा कर रहे हैं, और इनका विरोध हो रहा है तो वो कामरेड हैं। देश के अंदर पूरी दुनिया में इस तरह का काम कहीं नहीं हो रहा कि जहां पर बच्चों से सरकारी आदेशों की आड़ में श्रम करवाया जा रहा हो। ये भारत की और ये पहली सरकार है ऐसी। कांग्रेस, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने भी कुछ कमियां बेसियां रही होंगी, लेकिन कांग्रेस ने कभी सामने टेबल के दूसरी तरफ बैठने वाले लोगों के पक्ष को समझने में कभी त्रुटि नहीं की। उन्हें हमेशा मौका दिया, उनसे बातचीत की, हल कर पाए नहीं कर पाए, कमी बेसी रही वो एक अलग मसला है, लेकिन उनको इस तरह से दुत्कारा नहीं है, कह रहे तुम तो कम्युनिस्ट, बाहर चलो बाहर चलो। ये जो है, ये जो तरीका है,
ये जो तरीका है, ये तरीका गैर वाजिब है, लोकतंत्र के खिलाफ है। आपकी बात पर और प्रतिक्रिया ले लेता हूं। इस पर जो है बहस होनी चाहिए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विकास जी आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ जरूर दीजिएगा इस बात पे आपको ही मौका देना है। वीके शर्मा साहब हैं। शर्मा जी, ये जो हड़ताल है, निश्चित रूप से जब हड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं काम का नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। ये एक शगल सा बन गया है। कई फैक्ट्रियां को देखें, अगर वो बंद हुई हैं तो हड़ताल उनका मुख्य कारण रही है। कर्मचारी नेता कुछ लोगों को काम ना करने की नसीहत देकर हड़ताल करते हैं। एक ऐसा सबने अवज्ञा आंदोलन टाइप का नहीं चलाया जा सकता। पट्टी बांधकर काम करें, महीने 15 दिन काम करें, लेकिन काम जरूर करें। सरकार के प्रति मशाल जुलूस निकालें, मोमबत्ती जलाएं, पुतले जलाएं, लेकिन काम करें 8 घंटे। तो ऐसा लगे कि काम के बदले न्याय मांग रहे हैं। काम ना करके हड़ताल करके न्याय मांगना कहां तक उचित है? और आपकी प्रतिक्रिया पूरे परिदृश्य पर। देखिए पुरोहित जी, हड़ताल ट्रेड यूनियन का अंतिम विकल्प है। एक दिन की पगार कटाकर आज लोगों ने हड़ताल की। उदाहरण स्वरूप बैंक कर्मचारी अधिकारी, एक दिन का पगार उनका आज की हड़ताल का करीब 200 करोड़ रुपए होता है। वो लोग पागल नहीं है कि 200 करोड़ रुपए का वेतन कटाकर हड़ताल करें। हड़ताल मजबूरी में उठाया गया उनका कदम है। आप बात कर रहे हैं मोमबत्ती जलाकर, पुतला जलाकर, कब तक जलाएं? 2009 से 14 सितंबर 2009 को सारी ट्रेड यूनियन ने यह तय किया था कि वो मजदूर जो हिंदुस्तान में अकूत संपत्ति पैदा कर रहा है, वो मजदूर जो बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, वो मजदूर जो इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, उस मजदूर को कम से कम 2 जून की रोटी बराबर पगार मिलना चाहिए। अभी विकास जी ने बोला कि 350 रुपए। अरे 350 कोई खैरात दे दी क्या? 350? आज मजदूर अकूत संपत्ति पैदा करके उद्योगपतियों की तिजोरी भर रहा है। उद्योगपतियों के पेट फूलते जा रहे हैं, मजदूर का पेट पिचक रहा है। आज मजदूर को 18,000 रुपए देने सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ क्या होता? 35 लाख करोड़ का सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स माफ किया है। 35 लाख करोड़ रुपए का मतलब होता है कि आप 100 साल तक मनरेगा जैसी स्कीम चला सकते हैं। और बैंकिंग इंडस्ट्री का ये लोग निजीकरण करने के प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 116 लाख करोड़ रुपए किसी धन्ना सेठ का पैसा नहीं है। 116 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग उद्योग में आम जनता का पैसा जमा है। हिंदुस्तान में पिछले 40 साल में 40 निजी क्षेत्र के बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। लोगों को उनकी जमा राशि वापस नहीं मिली है। और आज पूंजीपतियों की निगाह, उद्योगपतियों की निगाह, या वो लोग जो सरकार चला रहे हैं उद्योगपति, उनकी निगाह आज 116 लाख करोड़ रुपए के ऊपर टिकी हुई है। आज बैंकिंग इंडस्ट्री में कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 13 लाख करोड़ रुपए होता क्या है? 13 लाख करोड़ रुपए खराब ऋणों में फंसा हुआ है। और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े धन्ना सेठ दिन दहाड़े बैंकों में लूट मचा रखी है। बैंकों में उगाई के नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर जानबूझकर ये लोग बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे। और यही कारण है कि आज की हड़ताल में भी लोगों ने सड़कों पर आकर डिमांड की कि जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए। जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए। क्या ये गलत मांग है? मजदूर अगर 18,000 रुपए पगार की बात कर रहा है, क्या ये गलत मांग है? 9,000 में कोई राजनेता अपने 5 फैमिली मेंबर का चलाकर देखे? आज अगर घर में बीमार पड़ जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, 2 जून की रोटी और सोशल दायित्व 9,000 रुपए में किसी बड़े शहर में रहकर मजदूर कर सकता है क्या? आज वो मजदूर जो अकूत संपत्ति हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि साहब टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी 1-1 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां, इनकी हर साल इजाफा हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है? जो लोग एक गिलास उठाकर अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, जो लोग अपने घर का कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आज उनकी संपत्तियों में इजाफा किसके कारण से? एक मजदूर के कारण से। मजदूर हर काम करके दे रहा है उनको। आज उस मजदूर को 18,000 मिनिमम तनख्वाह के लिए उसको नकारा जा रहा है। राजनीति की बात करते हैं। राजनीति कौन कर रहा है? मजदूर राजनीति करेगा या सारी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें गई हैं? 11 टोटल सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बीच में से भाग गई, एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन।
तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच में से, जिस सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 12 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड बनाया, आज वो ट्रेड यूनियन बीच में आंदोलन को छोड़कर भाग गई। वो राजनीति कर रही है, या सरकार राजनीति कर रही है, या मजदूर राजनीति कर रहे हैं। मजदूर अपनी हक की आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये वामपंथी हैं। अरे आज कितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियन वामपंथी हैं? क्या सारी की सारी वामपंथी हैं 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में? महज केवल ध्यान बटाने के लिए लोगों को आंदोलन से यह कह दिया जाए कि तो वामपंथियों के पिछलग्गू है। अरे लोग तनख्वाह कटाकर सड़कों पर आ रहे हैं, अपनी जायज मांग के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आज बात कर रहे हैं 18 करोड़ की। 18 करोड़ नहीं, टोटल जो मजदूर है हिंदुस्तान का 47 करोड़ मजदूर है। 47 करोड़ मजदूर अगर वो देखा जाए, जिस दिन मजदूर ने ठान लिया ना, ये एक राजनेता की कुर्सी नहीं बचेगी, और मजदूर ने ये तय कर लिया है कि अब मजदूर जाति धर्म क्षेत्रीयता के नाम पर नहीं बटेगा, मजदूर राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर नहीं बटेगा। और मजदूर ने यह भी सोच लिया है और ये चेतावनी भी दी है कि यदि लोगों ने यदि झोंपड़ियों के बीच में महल बनाने की कोशिश की तो उनके महल बहुत ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। और आज की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल, क्या उबाल था, क्या जोश था, अंदर से आप देखते। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल सरकार को चेतावनी है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि वह श्रम विरोधी नीतियों को तुरंत विराम दे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और हड़तालों का सामना करने के लिए तैयार रहें। झोंपड़ियों के बीच में महल नहीं रहेंगे, झोंपड़ियां कभी महलों में तब्दील नहीं हो पाएंगी। झोंपड़ी और महल के बीच की तकरार जारी रहेगी। कभी लाल सलाम पैदा होगा, कभी नक्सलवाद पैदा होगा, कभी ट्रेड यूनियन बनेंगी, कभी मजदूरों के लीडर बनेंगे, लेकिन मजदूर वहीं रहेंगे। आपसे इस पूरे परिदृश्य पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। पहली बात तो ये कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 18 करोड़ थे या कम थे। 18 करोड़ का मतलब ये है कि वो देश के उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो वाकई शिक्षा के लिए परेशान है, जो रोटी के लिए परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अंत्योदय में आते हैं, अंतिम व्यक्ति के उदय वाले। अगर हम इस पर डिबेट करेंगे कि 18 करोड़ थे कि नहीं, तो फिर ये डिबेट की दिशा बदल जाएगी। सवाल है कि देश भर में हड़ताल हुई है, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हड़ताल की बात नहीं हुई हो। तो सरकार के लिए तो ये खतरे की घंटी है ये, लेकिन समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। 1991 के बाद जब देश में और दुनिया में अर्थव्यवस्था बदली, तब से ये बदलाव का दौर शुरू हुआ और इससे लोगों ने कहा कि अब पूंजीवाद लौट रहा है वापस। तो पूंजीवाद के बारे में सब लोग कहते थे कि उसके नाखून होंगे, वो राक्षस की तरह बड़े बड़े दांत वाला होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1991 के बाद जो स्थिति आज बनी है, ये उसकी पराकाष्ठा है। अगर सरकारी कर्मचारी को 18,000 की नौकरी मिलेगी सबसे कम, तो फिर जो मजदूर है, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसने क्या गुनाह किया है? मजदूरी वो भी कर रहा है। तो ये एक अलग भावनात्मक विषय है, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं सरकारों को अब सोचना पड़ेगा, चाहे वो मोदी की सरकार हो आज, या पिछली मनमोहन सिंह की सरकार हो, या आने वाले किसी और की सरकार हो। जब तक आप गरीबों की बात नहीं करेंगे, तो जो शर्मा जी ने कहा है, भले ही वो अतिरेक में कहा हो, लेकिन खतरा इससे कम नहीं है। अगर हड़ताल करने के बाद लोग कहते हैं कि झोपड़ियों के बीच में महल बनेगा, तो वो चल नहीं पाएगा। भले ही वो चल जाए, लेकिन बद्दुआ से कोई भी महल हरा भरा नहीं हो सकता है। अगर गरीब आदमी की बद्दुआ है तो आप महल लाख बना लीजिए, उसमें रौनक नहीं आएगी, उसमें कुल मिलाकर आपकी वो चीज नहीं आएगी जिस वजह से वो महल खड़ा किया गया। तो कहना यह कि अट्टालिकाएं आप कितनी बना लें, लेकिन अगर मजदूर जिसका पसीना सूख रहा है, उसके पहले अगर आपने उसको वेतन नहीं दिया, तो ये हर धर्म में, हर मजहब में बहुत बड़ा गुनाह है। ये मेरा कहना है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं भूपेन जी। चूंकि ये जो ट्रेड यूनियन का मसला है, ये 2009 में था, 5 साल आपके पास भी रहा, अब इनके पाले में है। तो कुल मिलाकर शर्मा जी के लिहाज से देखा जाए तो न कांग्रेस ने उनके साथ न्याय किया है, न बीजेपी ने न्याय किया है। मजदूर जो है, मजदूरों के साथ राजनीति की जा रही है या राजनीति से मजदूरी की जा रही है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखिए, शर्मा जी ने खुल के नहीं बोला। ये जो यूनियन भगी है, जिसने जो है 2009 में ड्राफ्ट किया था, उससे पूछो वो किसकी पिछलग्गू है। बीएमएस क्यों भागी है रास्ता छोड़ के? ड्राफ्ट तो उसी ने की थी ये मांग, कांग्रेस के जमाने में। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप ड्राफ्ट कर रहे थे वही डिमांड्स, और आप उसी चार्टर को लेके आज आपने दौड़ लगा दी। ये तो इसमें दो मुहा कौन है? और मजदूरों के जो हित और अनहित की बात जो है कौन कर रहे हैं? सामने स्पष्ट है, इस पे बोले जरा मलैया जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये बैठे हैं अभी यहाँ पे शर्मा जी सामने, आप इनसे पूछें कि कांग्रेस ने इनसे डायलॉग करने के लिए कब मना किया? कभी इस तरह से झिड़का है कि तुम कम्युनिस्ट हटो हटो हटो?
कांग्रेस ने हमेशा डायलॉग को प्रश्रय दिया है। कितनी मांगे पूरी कर पाए, नहीं कर पाए, कभी इस तरीके से खारिज नहीं किया लोगों को। 10 मांगे थी, 2 पूरी करने की स्थिति में सरकार थी तो 2 मांगे पूरी की हैं। तो ये जो है ये कंटिन्यूएंस में काम किया। 60 साल ट्रेड यूनियंस के साथ कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है। आप इनसे पूछें कितने बार कितने होगा, हड़तालों का भी सामना किया है, लेकिन कभी इस तरीके से खारिज किया गया कि इस बात को। और आज ये जो बात खड़ी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, ये फिलोसॉफिकल बात है कि झोपड़ियों के बीच में महल खड़े नहीं हो सकते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति का ब्रांड एम्बेसडर बनने तैयार हो गया है। आज संदेश क्या जा रहा है देश के अंदर? मजदूरों के लिए कोई संदेश जा रहा है क्या? वही प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में कहता है कि जो जब मनरेगा की बात होती है कि हम इसको जो है कांग्रेस के जो है धराशायी होने के स्मारक के रूप में खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो मजदूरों के लिए है। उसी में तो 350 करने का श्रेय आप ले रहे हैं। और मैं आपसे कहूं कि ये जो जितने नकलीपन की बातें चल रही हैं, ये जो 1000 रुपए की पेंशन बता रहे हैं, आधे राज्य 1000 रुपए की पेंशन 5 साल से दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार छोड़कर। अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिला रही है सरकार उसमें। ये मोदी जी ने कुछ नहीं कर दिए हैं चमत्कार। मोदी जी आज उसको यूनिफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। ये पूछे मैं शिवराज सिंह जी से कि बाकी स्टेट दिल्ली बांट रही 5 साल से 1000 रुपये, मध्य प्रदेश क्यों नहीं बांट रहा? क्या आपने कंट्रीब्यूशन उसमें अपना ऐड ही नहीं किया? जो केंद्र से आया उसको बांट के और अपने पोस्टर लगा के खड़े हो गए। आपकी बात ये जो चीज है, ये स्पष्ट चीज जो मैं बात कर रहा हूं, मांगे कितनी मानोगे कितनी नहीं मानोगे वो मसला अलग है। स्पष्ट बात पर प्रतिक्रिया ले लेते। आज आपको डायलॉग करना चाहिए और इस तरीके से आप खारिज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात आपने विचारधारा आपने ये जो भूपेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी विचार को नहीं नकारा, किसी विचार को सिरे से खारिज नहीं किया। उस विचार के पनपने की दिशा में कि क्यों आखिर वो विचार पनपा, क्या कारण रहे, उसमें से कितनी मांग पूर्ति, ये एक अलग मसला है, लेकिन किसी भी चीज को सिरे से खारिज नहीं किया। आपसे प्रतिक्रिया लूं। नवीन जी, आपको मुझे पूरा समय देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं तो नहीं तो बेचारा काम भी बहुत ज्यादा कर रहा हूं और तो भी तोहमत सह रहा हूं। ऐसी स्थिति हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, नंबर एक भावनात्मक विषय आया, झोपड़ियों के बीच महल। हम तो झोपड़ी खत्म करके मकान ही बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने प्रण ले लिया है, काम चालू कर दिया है। 3 साल में 1 करोड़ मकान बनाने हैं और उसमें से 60% होंगे ST SC के लिए। तो अब आप देखिए किन के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। एकदम पीछे जो है उसके लिए काम करने का सोच है। देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है और किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई है तो उसके साथ बात करना है, उसका काम नहीं करना, ऐसा प्रश्न बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ नहीं। उनने एक बात कही कि कौन सी यूनियन, देखिए भूपेंद्र जी, उन्होंने ये बात कही कि C2 अगर है और C2 अगर वामपंथ विचारधारा से जुड़ी है तो इसमें क्या गलत तथ्य का। हाँ, और भी शर्मा जी, और भी मुझे आगे तो बात बोलने दे दीजिए। अरे C2 हो या इंटेक हो, कांग्रेस से जुड़ी हुई, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। बताइए शर्मा जी, गत 3-4 दिन से कितनी बैठकें हुई हैं यूनियन लीडर्स और सरकार के बीच में? लगातार 3 दिन से डायलॉग चल रहा है, उसमें फैसले भी लिए गए हैं। और देखिए, जो 2009 से विषय चालू होने की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 साल में लगभग 12 डिमांड में से 7 पे कंप्लायंस चालू कर दिया है। जो यूनियंस की डिमांड थी 12 में 7, मोर देन 50% पे काम चालू हो गया है। इसके बाद बताइए आप कि अब लगातार काम किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को चीजों को संजोने में और वक्त चाहिए। यही प्रयास और यही बातचीत आखिरी दिन भी यूनियन से रखी गई थी, जिसमें कुछ यूनियनों ने इस बात को समझा, माना, और बाकी ने फिर भी। देखिए, अच्छा, दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजदूर से जुड़ी बात है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैंने जैसा शुरू में कहा, 246 रुपए जो से मिलते थे अब 350 रुपए मिलेंगे, 42% की वृद्धि हुई है। आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? एक दिन में कितना क्या किया जा सकता है? चाहते हैं क्या कैसे हो सकता है? नहीं, और सुनो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे अभी ज्यादा तो समझ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे हो सकता है। जैसे अभी माननीयों के जो वेतन भत्ते बढ़े ना, थोड़ा सा ध्वनि मत से पारित हो गए, सबने अपने मुर्गों जैसी गर्दन हिला ली। ये भी तो ध्वनि मत से हुआ, 42%। नहीं, इसमें तो एक दूसरे की छीछा लेकर कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी उसमें बिल्कुल दृढ़ता से
मतलब थोड़ा सा समाज सेवा, राजनीति, समाज सेवा का नवीन जी 2 प्रश्न नहीं, मतलब थोड़ा वहाँ नहीं, मैं बिल्कुल उस तरफ देख लेते। आपकी बात सिर्फ को अपने ही देखते हुए कमरे तक सजावट नहीं, की नजर क्यों है? शर्मा जी को नजर देखो, जिधर की छत टपकती है। बैंक का इंटीरियर आप देखिए, आपने सजावट की, बैंक की हालत पहले क्या होती थी 5 साल पहले, आज क्या पोजीशनिंग है बैंक्स की। नंबर 1, 2 सी चीजें, एक समय बहुत हो गया नवीन जी। 2 चीजें, एक मसला आया आप जो लेबर है और जो स्टाफ कर्मी है उनके वेतन और उनकी सुविधाओं का। दूसरा आया बैंकिंग को प्राइवेट सेक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिफेंस में कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मसले हैं, ये सब मसले अलग हैं। आप बाद में बात करें। मैं शर्मा जी संक्षिप्त संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आपसे। संक्षिप्त आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी से इतर आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों में कोई है मजदूर हितैषी? ने बात की, मैं उसका संक्षिप्त में दे रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि मजदूर कब से आंदोलन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेड यूनियन विंग भारतीय मजदूर संघ, वो ट्रेड यूनियनों के साथ 20-21 फरवरी 2013 जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसमें आईएनटीयूसी कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है और भारतीय मजदूर संघ, उसमें दोनों हड़ताल पे साथ में जा सकते हैं 12 सूत्री मांगों में। और अभी हड़ताल में साथ होने के कुछ दिन पूर्व भारतीय मजदूर संघ चला गया। तो ये राजनीति, भारतीय जनता पार्टी राजनीति मजदूरों के साथ कर रही है, नंबर 1 जी। अच्छा, नंबर 2 आपने बोला कि साहब ये 350 मैंने कहा ना, खैरात बांट रहे हो 350। आज हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। आज 1 लाख इच्छा शक्ति की कमी। अरे इच्छा शक्ति, मैंने आपको बताया कि आज बड़े बड़े धन्ना सेठों के आप 35 लाख करोड़ रुपए के सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। नवीन जी ये सरकार के लिए नहीं कह रहा, ये पैसा बांटने की बात, और सरकार बिल्कुल नहीं कर रही। 350 रुपए जो इन्फोर्स्ड है वो सभी सेक्टरों को पेमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेट्स को भी। मालिया 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया मतलब। और ये दरबार बोलते हैं कि मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया। कौन से बैंक से लिए थे? चौकीदार हूं। शर्मा जी कौन से बैंक से लिए थे पैसे? सारे बैंक, कम से कम 10 बैंकों से। भारतीय स्टेट बैंक का वो बैंक्स में जो स्टाफ कर्मी है उनकी यूनियंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? आज हमने नहीं, वो ये अब ऐसे दूसरी ये सही जवाब दे रहा हूँ। आज हम ही लोग थे जिन्होंने जो कह रहे हैं ना कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा दो, अपराध घोषित करो। शर्मा जी समय कम है, अंतिम प्रतिक्रिया। समय कम है विकास जी, बिल्कुल अंतिम। भारतीय जनता पार्टी भी मजदूरों की नुमाइंदगी करती है। 2.5 लाख लोगों के साथ अंतिम समय सीमा में पहुंच साल पहले इन्हीं डिमांड्स के लिए भारतीय जनता पार्टी सीमा में पहुंच चुके हैं। पूरा करने में राघवन जी आपकी प्रतिक्रिया। आज पूरा करने में लगे हैं। देखिए आज क्यों दौड़ लगा रहे हो भैया? 350 रुपए लाए तो क्यों गई बीएमएस? कंक्लूजन कमेंट ले लें, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मेरा मानना यह है कि मजदूरों की हालत खराब है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस या वामपंथी जब सरकार में आते तो ये सब नागनाथ और सांपनाथ की तरह काम करते हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। जब तक इनकी वृत्ति नहीं बदलेगी, भले ये पनियल हो, इनके काटने से कोई मरे ना, लेकिन ये सांप तो जरूर है। जब सरकार में आते हैं तो मुद्रा बदल लेते हैं और इच्छाधारी बनकर डसने लगते हैं। ये मेरा कुल मिलाकर कहना है। ये संक्षिप्त टिप्पणी। समय सीमा समाप्त है, कोई कमेंट नहीं। इस पूरे चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से इस देश का मजदूर उठ खड़ा हुआ है अपनी जायज मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए, ये कह रहा है कि हम रोज महल बनाते हैं और घर जाकर अपनी झोंपड़ी में सो जाते हैं। हम सपनों की नींव बनाते हैं और उसी नींव में हमारे सपने दब जाते हैं। आखिर क्यों नहीं हमें अपना हक मिलता? क्यों नहीं अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस पर गंभीर होती है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ मुखर होकर खड़ी होती है? क्यों नहीं उनके एजेंडे में ये बात प्रमुखता से होती है कि अगर हमारी अगली बार सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे? कहीं ना कहीं नागनाथ और सांपनाथ की कहानी चल रही है। पिक्चर लेकिन अभी बाकी है और पिक्चर का ट्रेलर जो है जनता ही दिखाएगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।